हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। संवाद इंडिया में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम आज महिलाओं की बीमारियों के बारे में ही सबसे पहले आपसे जिक्र करना चाहेंगे। तो अगर हम शुरू करें तो पहला, क्योंकि सबसे पहले जो है प्यूबर्टी आता है कि भाई पीरियड्स आते हैं लड़कियों को, तो हम पीरियड्स से शुरू करते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे। तो जो आजकल हम बहुत देखने में आ रहा है कि लड़कियों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं डॉक्टर साहब। तो उस बारे में हम चाहेंगे कि जो हमारी ये लड़कियां हैं जिनको कि पीरियड्स शुरू हुए हैं और वो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या से जूझ रही हैं, तो आप प्लीज उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार पूनम जी। सबसे पहले तो मैं संवाद इंडिया का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उनकी सोच को बहुत अच्छा मानती हूँ कि वो ये सोचते हैं कि हम फीमेल हेल्थ इश्यूज को सोशल मीडिया पर डिस्कस करें, जिससे कि हमारे बच्चे या स्त्री महिलाएं इन प्रॉब्लम से अवेयर हो सके। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विच इज रिलेटेड टू प्यूबर्टी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज के 3 पार्ट होते हैं, थैलार्की, एड्रिनार्की, देन मिनार्की। मतलब सबसे पहले तो थोड़ा हमारे लड़कियों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, थोड़ा उनका वेट गेन होता है, उनके एरियाज बढ़ते हैं, उसके बाद उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो हम मिनार्की को एक इम्पोर्टेंट इवेंट मानते हैं अपनी पूरी लाइफस्टाइल का, बिकॉज अगर एक बार बच्ची को पीरियड आ जाता है तो एक माँ बहुत आश्वस्त हो जाती है कि हमारी बच्ची ठीक ठाक है ना। तो अब एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चेंज जेनेटिकली आया है, प्लस लाइफस्टाइल की वजह से, कि अब मीनार्की बहुत जल्दी होने लगी है। पहले अगर हम याद करें अपना, हमारा, आपका समय या हमसे पहले जनरेशन, सो पीरियड जो स्टार्ट होते थे वो 13 to 14 इयर्स पे स्टार्ट होते थे, जबकि हम मैच्योर इनफ हो जाते थे, क्लास 7th 8th में पढ़ते थे। बट अब पीरियड्स जल्दी आने लगे हैं, दैट मीन्स एट द एज ऑफ 9.5 to 10 इयर्स, जब बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, सो दूसरी बात मैंने की थी एड्रिनार्की के बारे में। एड्रिनार्की मीन्स जो हमारी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, जिससे पीरियड होते हैं, वो एक्सिस मैच्योर होती है ना। तो सबसे पहले तो पीरियड आना स्टार्ट होगा, बट फुल फ्लेजेड अपनी लय में आने के लिए उस एक्सिस को मैच्योर होने के लिए करीबन 7-8 साल का समय लग जाता है। दैट मीन्स अगर पीरियड 10 वर्ष पे शुरू हो जाते हैं तो एक्सिस फुली मैच्योर अराउंड 16 इयर्स तक जाकर होती है। तो इस बीच में पीरियड इरेगुलर रह सकते हैं। अगर हम बुक्स या लिटरेचर को माने तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही 28 या 30 दिन में ही पीरियड आए। अगर हमें 2 महीने 2.5 महीने में एक बार भी पीरियड आ जाता है, बस इतना होना चाहिए कि वो बहुत हैवी फ्लो नहीं होना चाहिए जो बच्ची को तंग करे, या फिर बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ भी साधन 10-15 दिन के लिए यूज करना पड़े, पीरियड आए जा रहा है, स्पॉटिंग चले जा रही है, तो ये बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट उसके लिए हो जाएगा। तो हमें परेशान तभी होना है या डॉक्टरी सलाह तो आप कभी भी ले सकते हैं। सी, आजकल जमाना ट्रीटमेंट का नहीं है, इट इज अबाउट अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। तो एक बच्ची जैसे ही पैदा होती है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ उसको गॉड मदर इसीलिए कहा जाता है। एक तो मदर है, एक गॉड मदर है, कि वो पूरा जीवन कुछ भी सलाह लेनी है तो हम ही से बात करते रहते हैं। शादी होती है, उसके बाद भी होता है, तो वो एक फैमिली डॉक्टर से जुड़ती चली जाती। इंडिया में एक अच्छी चीज ये तो है कि वी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। सो अब हमें डॉक्टर से तो हम मिल सकते हैं, पर चिंता का विषय तभी है जब पहली बात पीरियड 2 या 2.5 महीने से ऊपर हो, नंबर 2 पीरियड इतना हैवी हो या प्रोलॉन्ग्ड हो कि वो उस बच्ची के लिए डिस्कम्फर्ट हो जाए, एंड नंबर 3 आजकल एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है। बीमारी क्या कहेंगे, इट इज अ सिंड्रोम, इट इज अ ट्रायड, जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में ना थोड़ा मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस एक्सेस में हो जाते हैं, तो वो अपनी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जिसकी वजह से एक बच्ची का वेट गेन होता है, उसके पीरियड भी
ओवरड्यू होने लगते हैं। तो इसके और मैनिफेस्टेशंस हैं कि फेस पे बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं। देन हेयर लॉस, मतलब जैसे मेल पैटर्न होता है ना कि सर पर तो बाल कम होते हैं पर बॉडी हेयर ज्यादा होते हैं। फीमेल पैटर्न है सर पर बड़े अच्छे सुंदर लंबे बाल बट बॉडी हेयर बहुत कम। सो रिवर्स होने लगता है, बच्चियां आती हैं एक्सेसिव हेयर लॉस से, प्लस लॉट ऑफ एक्ने, लॉट ऑफ लाइक चिन पे हेयर आ रहे हैं, दाढ़ी आ रही है। तो अगर पीरियड रेगुलरिटी के साथ वेट गेन हो, एक्सेसिव वेट गेन हो, कुछ वेट तो हम मतलब मदर डॉटर का हम मिला के देख लेते हैं क्योंकि यूजुअली जो बिल्ट होता है वो मदर पर होता है। यदि मदर पतली दुबली सी है, छोटी है, तो बच्ची भी उसी तरह की होती है। तो कुछ तो फैमिलीज ऐसी हैं जो जेनेटिकली थोड़ा सा ओबीज है, बट अगर आपको लगता है कि बहुत एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, एक्ने आ रहे हैं, या ये सब जो मैंने सिम्टम्स, बालों का गिरना, एक्सेसिव फेशियल हेयर आना, तो फिर आपको अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब हम ये मान के चलें कि अगर 3-4 साल जो है बच्चियों को पीरियड इर्रेगुलर हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक बार अगर मदर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो वो फ्री ऑफ माइंड हो सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा है कि बच्चियों को आजकल पीसीओडीज की प्रॉब्लम भी हो जाती है इसी बीच में, जो कि अवेयरनेस ना होने की वजह से एक बड़ा मतलब ऐसा रूप धारण कर लेती है कि आफ्टर मैरिज भी थोड़ा परेशान तो करता ही है। जी जी जी। तो और आजकल पहले हमने कभी नहीं देखा था कि लड़कियों को अपर लिप आते हों, बाल आते हों, लेकिन आजकल ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि अनमैरिड गर्ल्स को, पहले तो जब मेनोपॉज होते थे तब ये देखा जाता था कि लेडीज की चिन पे बाल आ गए या अपर लिप पे बाल आ गए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि करीब 80% लड़कियों को जो है अपर लिप पे बाल आते हैं, जिसको हम मूंछों की तरह, मतलब उन्हें फिर पार्लर जाना पड़ता है उनको रिमूव कराने के लिए। तो डॉक्टर साहब क्या ये अडल्ट्रेशन है या डिसबैलेंस ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है, क्या है ये डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सॉरी, देखिए ये सब तो है ही है, कुछ तो जेनेटिक, प्लस आजकल क्या होता है, देखिए पहला क्या होता था कि रहन सहन भी फर्क होता था, एक लड़की को बहुत कम खाना दिया जाता था, बहुत नुकसान की चीजें थी, बट समहाउ वो हेल्थ वाइज उनको बेटर थी। अब देखिए आजकल लड़कियां रेसलिंग कर रही हैं, थोड़ा सा देखिए हार्मोनल चेंजेस तो बॉडी में इन सब से आते हैं, प्लस स्ट्रेस। पहले वी हैड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, अब बच्चों को ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, लाइक स्ट्रेस बहुत हो गया है। स्ट्रेस प्लस जो सब्जियां हैं, फल सब्जियां, उनमें इतनी ज्यादा हार्मोन्स की मात्रा मिलाई जा रही है, तो ये हार्मोन्स भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब अब हमने पीरियड्स के ऊपर बात कर ली, इरेगुलर पीरियड्स के ऊपर बात कर ली, तो अब जब एक बच्ची का, एक लड़की का विवाह होता है, आफ्टर मैरिज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब वो क्योंकि गृहस्थ में प्रवेश कर गई है, फैमिली लाइफ हो गई है, तो वो फैमिली वे में भी आए। लेकिन पहले जब हम छोटे थे तो हम बहुत कम ऐसी बातें सुनते थे कि भाई उनको शादी के 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा, जबकि पहले ये होता था कि एक शादी के 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता है। हाँ ये भी है कि कुछ कपल्स ये पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमें शादी के इतने साल तक बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम हम देखने में और सुनने में आ रही है वो ये है कि शादी के 7 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक नेचुरली ही बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो आप इस मामले में जो कपल्स हैं उनको कुछ गाइड करेंगी? हाँ, देखिए हमने अभी बात किया कि हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। हमारी बॉडी के ना सबसे सेंसिटिव सेल्स हैं एग एंड स्पर्म, राइट? तो एक्चुअली बॉडी क्या करती है कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, हम ओवरवेट होंगे, अंडरवेट होंगे, कोई भी इन्फेक्शन होगी, तो वो सबसे पहले एग को इफेक्ट करती है, एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, पीरियड इरेगुलरिटी से हम डरते भी इसीलिए हैं क्योंकि उससे हमें एक ये सिग्नल मिलता है कि एग अपने टाइम पे नहीं बन रहा। नियमित रूप से पीरियड आने के लिए
हमारी एचपीओ एक्सिस अच्छे से काम करनी चाहिए, हमारी ओवरी में 14वें दिन एक एग बन के रप्चर होना चाहिए, तभी वो पीरियड टाइम पर आएगा। तो यदि पीरियड टाइम पर नहीं आते तो हम ये मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं एग बनने में या ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है। तो यही बीमारियां हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं हो पा रही है। प्लस लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर हम एक्टिव स्मोकिंग भी नहीं करते हैं तो इतना पॉल्यूशन है कि ऑल ऑफ अस आर पैसिव स्मोकर्स। तो ये जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं ये एक्चुअली एग को बनने नहीं देते। दूसरी तरफ इन्फेक्शंस, चाहे हम कोविड ले, चाहे हम ट्यूबरकुलोसिस ले, चाहे कोई भी इन्फेक्शन ले, तो बेसिकली इससे फेलोपियन ट्यूब खराब हो जाती हैं, जो कि हमारे नलों पर असर करते हैं। इसी कारण आजकल क्या हो रहा है, इतना ज्यादा आईवीएफ के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि नले इन्फेक्शन से टोटली डैमेज हो जाते हैं। तो यही है। दूसरी बात ये है कि एक सभी लोग ना एक भाग दौड़ सी की जिंदगी जीने लगे हैं, सब दौड़े दौड़े भागे भागे से चले जा रहे हैं, ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। कई बार तो क्या होता है, कपल्स हमारे पास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, पता करते हैं तो हम, जब हस्बैंड घर आता है वाइफ चली जाती है, दोनों का टूरिंग जॉब है, तो जो एग्जैक्ट टाइम उस पर दे शुड ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी, दैट इज समवेयर लॉस्ट इन देयर लाइव्स। प्लस ये है कि करियर ओरिएंटेड हो गए हैं बच्चे, तो वो प्लान करते करते इतना लेट हो जाते हैं कि तब तक एग्स खुद ही कम हो जाते हैं। तो वी हैव सच चॉइसेस लाइक एग प्रिजर्वेशन फॉर दीज कपल्स। बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ हम चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि कपल्स को आप कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वेरी नाइस पूनम जी, आपने इतना अच्छा टॉपिक पूछा है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले नहीं होती थी, मेरी मदर को भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, बट इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाज वेरी लेस। अब क्या हो गया है कि पता नहीं, हम आए दिन एवरी वीक मेरे पास एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट आता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, बच्चा यूट्रस की जगह नले में ठहर गया। सारे ही बच्चे फेलोपियन ट्यूब में बनते हैं, लेकिन फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो बच्चा यूट्रस तक पहुंच जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि कम समहाउ फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो गई है, उसकी मोटिलिटी इतनी कम हो गई है कि वो बच्चा उसी में लॉन्च हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यूट्रस के अंदर तो बढ़ने की कैपेसिटी है, यूट्रस बड़ा होता चला जाता है, लेकिन जो नला है उसकी अपनी कैपेसिटी है, तो वो रप्चर हो जाता है। बट अच्छी बात यह है कि पहले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब डिटेक्ट होती थी जब वो बिल्कुल रप्चर हो जाती थी, और उस समय हमारा काम होता था महिला की नला निकालो, खुला ऑपरेशन करो और उसकी कैसे भी जान बचाओ। बट अब बेस्ट पार्ट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग ना अब क्या करते हैं, जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है 14 डेज के बाद, दैट मीन 6 वीक्स पे उसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, एंड उस अल्ट्रासाउंड में ही हमको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है या ट्यूब में है। तो अगर एक्टोपिक है तो उसी समय वो मेडिकली या लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट हो जाती है। मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट मेरठ में स्टार्ट किया था, और हम क्या करते हैं, नले को बचाकर ट्यूब से खाली एक्टोपिक को क्लियर कर देते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी सबको पता होना चाहिए, और उसके बाद हम इन्फेक्शन ट्रीटमेंट और कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी यूजुअली यूट्रस में आ जाती है। अगर नहीं आती तो ट्यूब को बाईपास करने के लिए हम आईवीएफ का मदद लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब खुदा न खास्ता अगर किसी बच्ची का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और उसका जो है उसके नाले हैं वो रप्चर हो गया है, और उसको डॉक्टर को किसी भी तरीके से उसकी जान बचाने के लिए उसको टर्मिनेट करना पड़ता है, तो उसके पास एक ट्यूब बचती है फेलोपियन, है ना? तो क्या एक ट्यूब में, और क्योंकि मैंने देखा है कुछ केसेस में कि जो दूसरी ट्यूब बचती है उसमें फ्लूइड भर जाता है कभी-कभी। नहीं, that is because of infection. You should not relate that this. एक्चुअली क्या हुआ है कि दोनों ट्यूब्स बहने हैं। बेसिकली एक टॉपिक इसीलिए हुई कि एक ट्यूब में इन्फेक्शन था, कई बार वो इन्फेक्शन दूसरी ट्यूब में भी होता है, तो उसमें पानी भर सकता है, जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। हाँ जी 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 जी। तो एक ट्यूब होने पे, जैसे 2 किडनी होती हैं, एक किडनी पे इंसान का जीवन चल सकता है, तो क्या किसी की अगर एक ही ट्यूब है
तो उस स्त्री के जीवन में माँ बनने की संभावनाओं में कोई दिक्कत नहीं आती है? यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे तो इतने सारे टॉपिक प्रेगनेंसीज के पेशेंट हैं जो नेक्स्ट जी, साइकिल में ही यूट्रस में कंसीव कर गए। बस कंसीव अच्छी सी कर ली। सर्जरी की जरूरत है, प्लस थोड़ा जी, सा प्रॉपर एक डॉक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। और इन जी। केस हमें ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय बीता जा रहा है या किसी को हुँ, दोबारा भी ट्यूबल एक्टोपिक हो गई है, तो फिर हम जी। आईवीएफ द्वारा उसका बच्चा पैदा कराते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात। अब कुछ आप ऐसी सामान्य जनरल बीमारियां जो महिलाओं से संबंधित हैं, उन पे थोड़ा-सा अगर प्रकाश डालें तो आई होप कि जो महिलाएं घर में बैठी हैं और उनको ये नहीं समझ में आता कि उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उनका निदान क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो थोड़ा-सा आप देख इसमें अगर प्रकाश डाल देंगी तो मुझे लगता है बहुत सारी बहनों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। जी, जी पूनम जी। देखिए, अभी जी, तो हमने पहले बात की थी इर्रेगुलर पीरियड्स की बच्चों जी। में, ठीक है ना? जी, अब जी, जी, महिलाओं की जो कॉमन समस्याएँ हमारे पास आती हैं व्हिच कैन बी जी, ट्रबलसम आल्सो। नंबर 1 जी, एब्नॉर्मल पीरियड्स, है ना? जी, कुछ लोग जी, आजकल ना फाइब्रॉइड्स एक बीमारी होती है, एक यूट्रस की जी, रसौली होती है, व्हिच इज़ बेनाइन। जी, काफ़ी। उसमें कैंसर हुँ, का चांस बहुत कम होता है, लेकिन वो फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े-बड़े-बड़े होते चले जाते हैं। तो जी, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती चली जा रही है। जितने भी अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं हम जैसे प्रेगनेंसी में भी कई बार फाइब्रॉइड्स मिलते हैं, है ना? तो ये जी, 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 हाँ। फाइब्रॉइड्स एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज़ करते हैं। हुँ, फाइब्रॉइड्स का हुँ, भी ट्रीटमेंट बहुत ईज़िली लैप्रोस्कोपिकली हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम इसमें ट्यूब भी निकालें, मतलब जी, यूट्रस भी निकालें, बट ये है हुँ, कि फाइब्रॉइड्स को हमें बहुत बड़ा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जितने जी, बड़े होते जाते हैं उतना ये यूट्रस को नुकसान पहुँचाते हैं, है ना? जी, दूसरी एक जी, प्रॉब्लम है पेट दर्द। बहुत ज़्यादा जी, पेशेंट्स पेड़ों में दर्द की समस्या से हमसे मिलती हैं। जी, तो पेड़ों हाँ, में दर्द कई बार वो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से भी होता है, किसी रसौली से भी हो जी, सकता है, बट एक ऐसी जी, कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते जी, हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि पीरियड का ब्लड अंदर जम जाता है। यूजुअली क्या अच्छा, है कि नलों की ओपनिंग से थोड़ा बहुत पीरियड का ब्लड तो अंदर पेट में जाता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको क्लियर कर पाती है। बट एंडोमेट्रियोसिस में वो ब्लड अंदर ही अंदर जमकर ग्लू की तरह सब कुछ चिपका देता है। वो चिपक नलों को भी जाता है। खराब कर देता है और यूट्रस को भी खराब कर देता है। सो जी, हमें इस बारे में भी थोड़ा-सा पता होना चाहिए बिकॉज़ एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। तो अगर जी, किसी भी महिला को या बच्चियों को पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो या हर समय एक जी, दर्द बना रहता है, तो उसे अपनी जी, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जी, एक बार अल्ट्रासाउंड जी, ज़रूर जी, होना चाहिए। तीसरी जी, मोस्ट जी, जी, कॉमन प्रॉब्लम है वेजाइनल डिस्चार्ज। बहुत सारी जी, पेशेंट्स जिसको कॉमन भाषा में ल्यूकोरिया बोलते हैं, जी, जी, पेशेंट को बार-बार एब्नॉर्मल डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, इचिंग ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें भी जी, एक मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ बात करना चाहूँगी जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं। सर्वाइकल जी, जी, कैंसर एक ज़माने में मोस्ट कॉमन कैंसर था। अब ब्रेस्ट जी, कैंसर उससे ज़्यादा है, फिर भी बहुत सी महिलाएँ भारत में सर्वाइकल हाँ, कैंसर से मर रही हैं। और हाँ, सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट भी किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है वैक्सीन से। लेकिन इसके वैक्सीन लिए से। डॉक्टर को जैसे हम कोविड में अपने गले से एक स्वैब लेके टेस्टिंग के लिए भेजते थे, ऐसे जी, ही हम सर्विक्स से एक स्वैब लेके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो भेजते हर जी, महिला जो कि 35 वर्ष की आयु से ऊपर है, उसको 3 साल में 1 बार पैप स्मीयर ज़रूर कराना चाहिए। और एब्नॉर्मल वेजाइनल का डिस्चार्ज का कारण बहुत ज़्यादा बड़ा कारण सर्विसाइटिस है, जो सर्विक्स में इन्फेक्शन है। तो एंड सर्विक्स का डॉक्टर इन्फेक्शन साहब तभी ठीक हो सकता है। जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि पैप स्मीयर टेस्ट बहुत कॉस्टली भी नहीं होता, है ना? मतलब जी, ऐसा नहीं है कि वन मतलब कैन नॉट नहीं और बियर द देखिए 2 एक्सपेंसेस। तरह के पैप हुँ, स्मीयर आते हैं मैम, इसमें भी वो है, जी, एक में तो जी, एचपीवी वायरस भी डिटेक्ट होता है, तो अच्छा जी, तो एलबीसी विद एचपीवी होता है, बट मुझे ऐसा जी, लगता है कि अगर डॉक्टर उस सर्विक्स को एग्ज़ामिन भी कर लेता है, ठीक से जी, स्वैबिंग भी कर लेता है, तो भी कोई जी। ऐसी खास परेशानी नहीं आती है। हुँ, तो हम मतलब अच्छा, बहुत सस्ता पड़ता है, तो एटलीस्ट जी, 1-2 बार सर्विक्स का एग्ज़ामिनेशन ज़रूर हो जाना चाहिए। कराएँ। जी, जी। डॉक्टर साहब आपने सर्वाइकल कैंसर की जो बात की है, तो इसका वैक्सीनेशन अब है। तो आप क्या बताएँगी राइट। कि वो किस एज से किस एज तक लग जाना चाहिए?
देखिए, मोस्ट कॉमन सबसे बढ़िया एज तो 9 टू 12 इयर्स है। और अब गवर्नमेंट जी ऑफ इंडिया जैसे वो कोविड वैक्सीन लाई थी सीरम इंस्टीट्यूट से, ऐसे ही वो जी एचपीवी वैक्सीन भी इंडिजिनस डेवलप कर रहे हैं और नेशनल प्रोग्राम में लाएंगे। लेकिन अभी ये जी वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम में नहीं आई है, तो तब तक के लिए हम इसको प्राइवेटली लगा रहे हैं। तो ये जी 9 साल से लेके 40 साल की उम्र तक कभी भी लगाई जा सकती है, बट इट इज जी बेस्ट बिफोर हम शादी से पहले या फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले हमें ये जी वैक्सीन जरूर लगा लेनी चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, एक मेरा और आपसे सवाल है कि हमने मोस्टली ऐसा देखा है कि जब महिलाओं को मेनोपॉज का टाइम आता है तो उनमें मतलब वो डिप्रेशन में आती हैं और बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं और ट्रू। उन्हें और वो मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं तो वो अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाने में भी हिचकती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिलीज में जो है इस एज में आके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी बिगड़ती है ना? तो मतलब ये भी क्योंकि शादी हुई है तो डेफिनेटली ये भी हर पति पत्नी का अधिकार है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल, हर बिल्कुल। तरीके से देखिए पूनम जी, ध्यान ये रखें प्रॉब्लम उनके। इतनी बड़ी है कि हमने जी ये मेनोपॉज़ वर्ड ही चेंज कर दिया है। जी एक्चुअली मेनोपॉज़ को पहले ऐसा लगता था कि लाइफ में पॉज़ आ गया है, जी बस बहुत सारी। फिनिश्ड। जी जी एंड जी दैट वाज टिल एट द एज ऑफ 45। लेकिन अब क्या जी है, जी हम इसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। मिड दैट लाइफ। मीन्स जस्ट जी मिड लाइफ, राइट? तो अगर हम 90 वर्ष का जीवन मानते हैं तो एक 45, एक 45। तो अभी तो वी जी हैव जी जस्ट स्टार्टेड द सेकंड हाफ ऑफ आवर लाइफ। इट इज हर नॉट अ लाइफ। हाँ। पॉज टू एवरीथिंग, इजंट यस इट? यस। सो जी देखिए, मेनोपॉज में एक्टिव रहने के लिए कुछ तो महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जी मेनोपॉज से क्या होता है, हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, स्किन का जी टर्जर कम होने लगता है। सो जी कुछ तो डाइट में चीजें जैसे विटामिन ई है। जी इंडियंस में क्या है, वेजिटेरियन डाइट में विटामिन ई की मात्रा बहुत कम होती है। कम तो होती कुछ है। लोग जी को इतना है कि हम अगर हम टैबलेट्स भी विटामिन ई की देते हैं तो बोलते हैं वो वेजिटेरियन सोर्स चाहिए। अब जब जी विटामिन जी ए फिश के अलावा किसी चीज में होता ही नहीं, हाउ डू वी गेट अ जी वेजिटेरियन सोर्स आउट ऑफ इट, राइट? राइट। सो जी ल्यूब्रिकेटिंग के लिए विटामिन ई हमको अच्छे से ले लेना चाहिए। जी नेक्स्ट थिंग इज कि कैल्शियम और जी योगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है यंग बच्चों लॉट ऑफ जिम एंड जुम्बास, लेकिन जी मेनोपॉज में हमें योग को अपनाना चाहिए, मेडिटेशन एंड योग। जी मेडिटेशन और योगा से कहते हैं कि बहुत सारे ये हॉट फ्लैशेस और ये प्रॉब्लम्स, थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन, लॉट ऑफ मल्टीविटामिन, लॉट ऑफ कैल्शियम, जी विटामिन ई ज्यादा लेने जी से, सोयाबीन, डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ एस्ट्रोजन ज्यादा लेने से ये प्रॉब्लम्स जी बहुत कम आती हैं। योगा एंड जी मेडिटेशन से आप अपना डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। आपका ब्लड राइट। फ्लो टू ऑर्गन्स ठीक रहता है, ब्रेन का ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, हॉट फ्लैशेस जी कम आएंगे। जी और नियमित जी अपना चेकअप, बीपी के लिए, शुगर के लिए, वी शुड बी जी फ्री फ्रॉम ऑल दीज डिजीजेस। यस और देर आर वेरी गुड। पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से बहुत डर लगता था, बिकॉज ये कहते जी थे कि एचआरटी से थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब कैंसर के जी नाम से तो सबका डरना मतलब स्वाभाविक स्वाभाविक। है। सो जी अब जो नई एचआरटी आ गई है, क्रीम्स भी आ गई है, लुब्रिकेटिंग क्रीम्स, प्रिमरिन, हम्म, एस्ट्रोजन क्रीम्स, उनसे क्या जी होता है कि जो ब्रेस्ट के साइड इफेक्ट्स नहीं हो, बस जी आपका बाकी सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जी। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ये तो प्लस आपने अगर बताया ज्यादा कि लेना है तो आपको अपने डॉक्टर जी को कंसल्ट करना ही करना है। डॉक्टर को तो मुझे याद है डॉक्टर साहब, जब मेरी मम्मी को मेनोपॉज का टाइम शुरू हुआ था तो उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था और डॉक्टर ने उनको यही बोला कि भी आप इनटेक ऑफ कैल्शियम थोड़ा सा बढ़ाइए और मतलब एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी स्मूथली। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई ट्रू। उनको कोई डिप्रेशन हुआ हो या उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो, जब मुझे मेनोपॉज का टाइम आया तो मेरे साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लेडीज को ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, इरेगुलर होने लगते हैं, पीरियड जल्दी जल्दी आने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ देखिए, इरेगुलर क्योंकि हो सकते हैं, बट हमें ज्यादा नहीं आने चाहिए। ज्यादा पीरियड्स हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी की निशानी है। जी
शाही होता है। तो अगर हम, जैसे आपने बताया कि अगर हम योगा करें, थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, थोड़ा-सा अपना थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव रखें और हम ये मान के चलें कि ये नेचुरल है। इसमें कुछ भी राइट। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन कोई हमारी ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। जैसे हमें पीरियड शुरू हुए थे, ऐसे ही हमारे ये पीरियड एक टाइम पे आके रुकेंगे भी, है ना? तो इट इज़ अ नेचुरल एंड प्रोसेस। गुड पार्ट तो इज जब कि अब मेनोपॉज डिले होता जा रहा है, तो द एज जी, पहले अमेरिकन एज वाज 52 to 53 years. Indians जी, had early menopause 44 45, जी, but now even जी, the Indians are going beyond 50. तो ये है कि जी, हमारी बॉडी अच्छी चलती रहती है। चलती है। पर डॉक्टर साहब, मैंने एक बात सुनी थी कि कुछ एग्स का मतलब हमारी लाइफ में होता है कि इतने एग्स हमारी लाइफ में बनते ही बनते हैं, तो इतने पीरियड्स हमें इतना साइकिल, मुझे नहीं मालूम ये कितना हाउ फार इट इज़ करेक्ट, बट क्योंकि आप डॉक्टर हैं नहीं, तो आप that's इसको right. बेहतर We बता do have सकते हैं। all our eggs from our fetal age actually. मतलब हमें जो जी, टोटल नंबर ऑफ एग्स है वो मदर के वूम से ही मिल जाता है, एंड जस्ट वी जी, नीड टू डिप्लीट ऑल दोस एग्स टू गेट मेनोपॉज। जी, राइट। हाँ, तो ये मुझे मेरा अपना भी एक ये डाउट था जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती थी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहें कि महिलाओं को डाइट में, जैसे आपने बता दिया कि उनका जो है कैल्शियम है, विटामिन ई है, ये सब होना चाहिए। आपने लाइफ़स्टाइल में बता दिया कि योगा करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा एज़ अ डॉक्टर आप महिलाओं को कुछ विशेष टिप्स देना चाहेंगी तो वी आर रेडी टू गेट दोज़ टिप्स। Just a second, Nana, there's obstruction in my phone. Actually, the problem is कि टिप्स बस यही, एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ। जी, अब थोड़ा लालच, पूरी पराठा, अच्छे खाने, आलू सबका छोड़ना पड़ता है, बिकॉज जी, वेट जी, मेंटेनेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज जी, ओवरवेट लोगों में कैंसर ज्यादा होते हैं मेनोपॉज के बाद। जी, इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इंसिडेंस ऑफ यूट्राइन कैंसर, ऑल ऑफ जी, देम इंक्रीज सडनली। तो हमें जी, यही चीजों का ध्यान रखना है। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो डॉक्टर के पास, जब प्यूबर्टी तो डॉक्टर के पास। So when you are approaching जी, menopause, even if you don't have any problems, just come to जी, us for some screening tests. एट तो लीस्ट आपके लिए जो वन्स वी इम्पोर्टेंट शुड। हेल्थ वाले स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे वो हम आपको बता जी, देंगे। प्लस देर आर सर्टन, जैसे हम आपका बोन मिनरल डेंसिटी चेक कर लेते हैं, जिनकी बहुत कम जी, होती है, तो देर आर सर्टन इंजेक्शंस टू एनहांस द बोन मिनरल डेंसिटी। तो जैसे पहले जी, देखते हैं ना, जी, स्टूप्ड एक लेडी घूम रही है, एक बुड्ढी सी आंटी, बट नाउ राइट, यू डोंट सी देम, हाँ, just because यस, ऑफ कोर्स, now we can help you. माइंडसेट They भी see चेंज। now जी, allopathic sciences, preventive जी, science. If we rest जी, on जी, prevention as well rather than treatment Yeah, later on. it is said prevention is better than cure. That is rightly True, said. true, तो true. मैं So आपसे it is not that यही always कि डॉक्टर से तभी मिलना है जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी, हम बहुत डिस्ट्रेस्ड जी, होंगे, जी, डॉक्टर पकड़ के जी, सीजर कर देंगे, डॉक्टर पकड़ के ऑपरेशन कर देंगे। There's nothing like that. ऐसा We बिल्कुल help you out in every aspect of your life. जी, जी। तो डॉक्टर साहब जैसे कहते ही हैं कि भगवान तो हमें जीवन देते ही हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमें दूसरा जीवन देते हैं। तो आपने जितनी जानकारी हमें दी, मुझे लगता है कि जितनी भी बहनें इन चीज़ों को सुन रही हैं और जो भाई भी सुन रहे हैं, वो भी अपनी स्पाउस को और अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को और अपनी माताओं को ये गाइड करेंगे कि वो ज़िंदगी में हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ और जो आपने हमें इतनी सुंदर जानकारी दी है, टिप्स दिए हैं, उससे डेफ़िनेटली ये सब लोग बहुत लाभान्वित होंगे, इन सबको बहुत वो मिलेगा। और डॉक्टर साहब, क्योंकि घड़ी भी बता रही है कि हमारा टाइम जो है ओवर होने जा रहा है, तो दिस इज़ द टाइम टू से थैंक यू टू यू फॉर गिविंग सच अ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you, थैंक Poonam ji, for being such a good host. And happy यू। Raksha Bandhan, happy Teej, थैंक यू, happy सेम टू यू। monsoons. Enjoy your थैंक life. यू, मस्त थैंक रहिए, यू। जीवन जी, खुशी से व्यतीत करते रहे। जी, Thank you. जी, जी। थैंक यू नमस्कार, डॉक्टर साहब। थैंक धन्यवाद। यू। नमस्कार।